आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि खालिस्तानी संगठनों के लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शन से भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए जो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर से आई हैं, और इन तस्वीरों में आप वहां इंडियन कॉन्सुलेट यानी भारतीय दूतावास के बाहर कुछ लोगों को खालिस्तानी झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं, नारेबाजी करते हुए देख सकते हैं। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे ये लोग लगा रहे थे। और बड़ी बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों या हजारों लोग नहीं आए थे, बल्कि मुश्किल से, जैसा आप तस्वीरों में देख पाएंगे, 15 से 20 लोग वहां पर मौजूद थे। 15 से 20 लोगों ने वहां भारतीय दूतावास का घेराव कर लिया और इस दौरान इन मुट्ठी भर लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा दबाव बना दिया कि वहां इंडियन कॉन्सुलेट को बंद करना पड़ा सुरक्षा कारणों की वजह से। यह वही खालिस्तानी संगठन है जिस पर भारत सरकार प्रतिबंध लगा चुकी है, और इसी संगठन ने किसान आंदोलन के समय भारत में गणतंत्र दिवस के दिन इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को $2.5 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी। और इस संगठन की स्थापना अमेरिका में वर्ष 2007 में हुई थी, और आज ये संगठन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा एक्टिव है। और ये वही संगठन है जिसने अब एक नई धमकी दी है कि भारत में जब G20 समिट होगा तो उस दौरान भी, उस समिट के दौरान ये दिल्ली हवाई अड्डे के आसपास खालिस्तान के झंडे लहराएंगे, ताकि उस समय भारत में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे G20 समिट में भाग लेने के लिए, उन्हें खालिस्तान के झंडे लहराते हुए दिल्ली में दिखाई देंगे। 2.5 करोड़ की आबादी वाले ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लगभग 8 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 2 लाख से ज्यादा लोग सिख समुदाय के हैं। लेकिन आज हम सिख समुदाय से भी यह पूछना चाहते हैं कि वहां जो 2 लाख लोग रहते हैं, क्या वो सारे ही खालिस्तान के समर्थक हैं? भारत में जो सिख समुदाय के लोग हैं, क्या वो भी चाहते हैं कि पंजाब भारत से अलग हो जाए? हमें लगता है ऐसा नहीं है। ज्यादातर सिख समुदाय के लोग आज भी भारत के साथ ही रहना चाहते हैं, पंजाब में रहना चाहते हैं और मानते हैं कि पंजाब भारत का ही हिस्सा है। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो पंजाब को भारत से काटना चाहते हैं, और इन मुट्ठी भर लोगों को पाकिस्तान से मदद मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मदद मिलती है, और हो सकता है कुछ और देश भी पीछे से इनकी मदद कर रहे हों, वो देश जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भी उस दिन ट्वीट किया जब हमने यह ऑस्कर अवार्ड जीता था, और ट्वीट में लिखा कि नाटू नाटू गाने को ऑस्कर अवार्ड मिलने से दुनिया में तेलुगु का झंडा गर्व से लहरा रहा है, और उन्होंने इस सफलता को आंध्र प्रदेश की पहचान से जोड़ दिया। जबकि यह बात सही है कि फिल्म RRR एक तेलुगु भाषा की फिल्म है, और तेलुगु भाषा के गाने को ही अवार्ड भी मिला है। लेकिन एक बार आप खुद सोचिए, तेलुगु भाषा जिस राज्य की भाषा है, क्या वो राज्य भारत का हिस्सा नहीं है? क्या तेलुगु भारत की भाषा नहीं है? लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में इस उपलब्धि के आधार पर, इसको आधार बनाकर हमारे देश को 2 भागों में बांटने की कोशिश हो रही है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि ये उपलब्धि दक्षिण भारत की है, ना कि पूरे भारत की, ना कि उत्तर भारत के राज्यों की। और ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, जिसे आप कुछ और उदाहरणों से आज समझ सकते हैं। हम वोटों वाली इस राजनीति के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन यहां कुछ और घटनाओं के बारे में आपको आज पता होना चाहिए। अब जो वीडियो आप देखेंगे ये कर्नाटक का है, जहां हाल ही में एक व्यक्ति ने एक ऑटो रिक्शा वाले से हिंदी में बात करने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद इस ऑटो वाले ने कहा कि वो हिंदी में बात नहीं करेगा, वो हिंदी में नहीं बोलेगा, और उत्तर भारत के जो लोग कर्नाटक आए हैं वो भिखारी हैं और उन्हें यहां से वापस लौट जाना चाहिए। उत्तर भारत के लोगों का यहां स्वागत नहीं है। हिंदी के प्रति, उत्तर भारत के लोगों के प्रति ऐसी नफरत उसी राजनीति का नतीजा है जो दक्षिण भारत के बड़े बड़े नेताओं ने वहां के आम लोगों के मन में भर दिया है। सोचिए वो राजनीति आपके दिमाग पर कितना असर करती है। इस ऑटो वाले की बातें सुनिए आज आप। और ये 5 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन 5 राज्यों में भारत के 27 करोड़ लोग रहते हैं, और इन राज्यों में लोकसभा की 130 सीटें हैं, यानी भारत की 24% सीटें दक्षिण भारत के इन राज्यों में हैं, 23% लोकसभा की सीटें। और इन राज्यों में कर्नाटक को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं। इसलिए यहां उत्तर भारत के प्रति नफरत वाली राजनीति चलती है, और इस राजनीति से दक्षिण भारत के नेताओं को वोट ही वोट मिलते हैं। वो चाहते हैं कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं, इन राज्यों के जो लोग हैं, वो कभी भी भारत को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार ना करें, वो कभी भी हिंदी को एक
भारत की भाषा के तौर पर स्वीकार न करें। अब हम आपको अमेरिका के उस ड्रोन के बारे में बताएंगे जो रशिया के फाइटर जेट्स के साथ एक संघर्ष में नष्ट होकर ब्लैक सी में डूब गया। यह बहुत ही दिलचस्प खबर है। अमेरिका के इस ड्रोन को दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे आधुनिक ड्रोन माना जाता है और इस ड्रोन की कीमत है 265 करोड़ रुपए, यानी किसी फाइटर जेट की कीमत से भी ज्यादा कीमत है इसकी। लेकिन इतना आधुनिक होने के बावजूद, इतना खतरनाक होने के बावजूद यह रशिया के फाइटर जेट्स के सामने टिक नहीं पाया। इसलिए हथियारों के बाजार में इस घटना से अमेरिका की बहुत बदनामी होगी और खास बात यह है कि अमेरिका से यही ड्रोन भारत ने भी लीज पर लिया है। इसलिए आज हम आपको यह बताएंगे कि ब्लैक सी में क्रैश होने वाले इस ड्रोन की कहानी में कितना ब्लैक है और कितना व्हाइट है, क्योंकि अमेरिका कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि उनका ड्रोन रशिया के फाइटर जेट्स का शिकार हो गया। इस घटना में जो ड्रोन क्रैश हुआ है वो कोई मामूली ड्रोन नहीं है। ये एक रीपर ड्रोन है जो दिखने में किसी फाइटर जेट के जैसा ही दिखता है, किसी बड़े हवाई जहाज की तरह दिखता है। लेकिन इसे उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं होती। आप समझ लीजिए ये एक पायलट लेस प्लेन है। मतलब ये कि ये एक अनमैन्ड यानी मानव रहित ड्रोन है जिसे स्पाई प्लेन भी कहते हैं, जो जासूसी के काम आता है। और ये पूरी घटना जिस इलाके में हुई है वो इलाका है ब्लैक सी का इलाका। 4,23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले ब्लैक सी को बहुत ही संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि इसकी तटीय रेखाएं यूक्रेन से भी लगी हुई हैं और रशिया से भी लगी हुई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह काला सागर नेटो देशों की सीमाओं को भी छूता है। और जिस क्रीमिया पर वर्ष 2014 से रशिया का नियंत्रण है वो भी इसी ब्लैक सी से घिरा हुआ है। लेकिन इसी दौरान रशिया के 2 फाइटर जेट्स ने उसके ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, यानी उसका पीछा करते हुए उसके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश की। और बाद में रशिया के एक फाइटर जेट ने इस ड्रोन पर पहले ईंधन डाल दिया और उसके काफी करीब से उड़ान भरते हुए उसके प्रोपेलर्स को नष्ट कर दिया, तोड़ दिया। प्रोपेलर रेडिएटिंग ब्लेड से बना एक प्रकार का पंखा होता है जो इस तरह से इस ड्रोन के पीछे लगा होता है और ये ड्रोन को उड़ने में मदद करता है। आप जो ड्रोन के पिछले हिस्से को देख रहे हैं इसी को प्रोपेलर कहते हैं। और अमेरिका का आरोप है कि रशिया के फाइटर जेट ने इस प्रोपेलर को तोड़ दिया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि जब रशिया के फाइटर जेट्स ने इस ड्रोन के प्रोपेलर को एक तरह से उससे अलग कर दिया तो इस टक्कर में ड्रोन क्रैश हो गया। और अमेरिका का यह भी कहना है कि इस घटना में रशिया के दोनों फाइटर जेट्स लगभग क्रैश होने वाले थे, लेकिन किसी तरह से वो बच गए और अमेरिका का ड्रोन ब्लैक सी में डूब गया। अमेरिका के इस ड्रोन को MQ-9 रीपर ड्रोन कहते हैं, जिसकी कीमत है $32 मिलियन यानी 265 करोड़ रुपए। जबकि रशिया के जिस सुखोई Su-27 फाइटर जेट से इसकी टक्कर हुई उसकी कीमत है 248 करोड़ रुपए, यानी इस ड्रोन से 17 करोड़ रुपए कम। और यह फाइटर जेट 4th जनरेशन का फाइटर जेट है। इसके अलावा रशिया के इस फाइटर जेट का विंग स्पैन 48 फीट का होता है, जबकि इस ड्रोन का विंग स्पैन 66 फीट का होता है। जहां एक तरफ यह फाइटर जेट एयर टू एयर और एयर टू लैंड मिसाइल्स, रॉकेट्स और बॉम्ब्स को दाग सकता है, वहीं पर यह ड्रोन मानव रहित होते हुए खतरनाक हेलफायर मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और डंब बॉम्ब्स को दाग सकता है। यानी एक ऐसा ड्रोन है जो जासूसी भी करता है और इस ड्रोन में बहुत खतरनाक हथियार भी लगे होते हैं और ये एक फाइटर जेट की तरह ही इन हथियारों को, इन मिसाइल्स को, इन बॉम्ब्स को कहीं भी दाग सकता है। अमेरिका अपने इस ड्रोन का इतना प्रचार प्रसार करता है कि भारत समेत कई देश उससे ये ड्रोन लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने ये ड्रोन अब तक सिर्फ नेटो देशों को दिया है और नेटो देशों के बाहर अगर किसी एक देश को पूरी दुनिया में अमेरिका ने ये ड्रोन दिया है तो वो देश है भारत। अब आप सोचिए कि ये ड्रोन ट्रांसपॉन्डर बंद करके क्यों उड़ रहा था। ट्रांसपॉन्डर उस कम्युनिकेशन डिवाइस को कहते हैं जिससे किसी भी हवाई जहाज को ट्रैक किया जा सकता है, किसी भी एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया जा सकता है। यानी यहां रशिया का आरोप है कि अमेरिका का यह ड्रोन अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करके उड़ रहा था, जिसकी वजह से वजह यह थी कि इसे ट्रैक ना किया जा सके, इसलिए इसने अपना ट्रांसपॉन्डर बंद किया और उसकी गतिविधि संदिग्ध थी, इसलिए उसने अपने 2 फाइटर जेट से इस ड्रोन की निगरानी की।
इसके अलावा रशिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह ड्रोन अपनी खुद की नाकामी की वजह से क्रैश हुआ है और इसके लिए रशिया ने एक खास शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे कहते हैं शार्प मैन्यूवरिंग। शार्प मैन्यूवरिंग क्या होता है? जब कोई एयरक्राफ्ट दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट को देखने के बाद हमला करने के मकसद से अपनी पोजीशन को अचानक से बदलने की कोशिश करता है, यानी अचानक से अपनी स्थिति को बदलता है, कट करता है, तो इस स्थिति को शार्प मैन्यूवरिंग कहते हैं, जिसमें कई बार वो एयरक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर हो जाता है और कई बार दुर्घटना का शिकार भी हो जाता है। और रशिया का यही कहना है कि अमेरिका के इस ड्रोन के साथ भी यही हुआ। इसने बहुत शार्प मैन्यूवरिंग की, यानी अपनी स्थिति को तेजी से बदला। और अगर रशिया सही कह रहा है तो इससे अमेरिका के इस ड्रोन की क्षमता पर बहुत गंभीर सवाल उठते हैं। इसके अलावा रशिया ने अमेरिका पर 2 आरोप और लगाए हैं। पहला ये कि अमेरिका ने ब्लैक सी के आसपास पोलैंड, इटली, रोमानिया और ग्रीस जैसे नेटो देशों में अपने ये ड्रोन जासूसी के लिए तैनात किए हुए हैं। और दूसरा, अमेरिका ये दावा करता है कि ब्लैक सी में उसका कोई युद्धपोत मौजूद नहीं है, लेकिन सच ये है कि 14 मार्च को ही यूएस नेवी के एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को रोमानिया की तटीय रेखा के पास गश्त लगाते हुए देखा गया था। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में अब तक अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था, लेकिन अब रशिया ये सबूत दे रहा है। हम आपको तमिलनाडु के उन 2 हाथियों के बारे में बताएंगे जो पूरी दुनिया में इस समय लोकप्रिय हो चुके हैं। आपको ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर्स का नाम अब तक याद हो गया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शॉर्ट फिल्म जिन 2 हाथियों के जीवन पर आधारित है, उनके बारे में जानने के लिए विदेशी पर्यटक अब तमिलनाडु के उस गांव में पहुंच रहे हैं जहां ये रहते थे। इस गांव का नाम है थेप्पाकाडु और यह तमिलनाडु में नीलगिरी के जंगलों में मौजूद है। इस गांव में करीब 100 वर्ष पुराना एक एलिफेंट कैंप है जहां हाथियों को रखा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री इसी कैंप के 2 हाथियों की कहानी है, जिनका पालन पोषण इस गांव में रहने वाले एक दंपति ने, एक पति पत्नी ने किया था, जो कट्टू नायकन जनजाति के हैं और उनका नाम है बोम्मन और बेली।